एंड वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 13, मोशन एंड टाइम, गति एवं समय। ठीक, चलिए जी देखते हैं, इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन क्लास 6 यू लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। You learned that a motion could be along a straight line. आपने ये पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, इट कुड बी सर्कुलर, वृत्ताकार और पीरियोडिक, आवर्ती हो सकती है। आपने ये भी पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। Can you recall these three type of motions? क्या आपको ये तीन प्रकार की गतियाँ याद हैं? टेबल 13.1 गिव सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। टेबल 13.1 में कुछ गतियों के सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। ये जो उदाहरण आपके नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि किसमें कौन सी गति होती है। सिंपल रिकॉल करना है आपको, ठीक है। जैसे कि इसमें आया है सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट करते सैनिक। बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, सीधी सड़क पे चलती बैलगाड़ी। हैंड्स ऑफ ए एथलीट्स इन रेस, दौड़ते धावक के हाथों की गति। पैडल्स ऑफ बाइसिकल इन मोशन, चलती साइकिल के पैडल की गति। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। मोशन ऑफ ए स्विंग, झूले की गति। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, एक लोलक की गति। ठीक, तो आपको पहचानना है कि इनमें कौन सी गति पाई जाती है। क्या स्ट्रेट है, अलोंग स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है या पीरियडिक है। ठीक है, अनुदिश है, वृत्ताकार है या आवर्ती है। तो यहाँ देखते हैं, इन कॉमन एक्सपीरियंस दैट ए मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो। हमारा सामान्य अनुभव ये है कि कुछ वस्तुओं की जो गति होती है वो मंद होती है। विल दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट, जबकि अन्य कुछ वस्तुओं की गति जो होती है वो तीव्र होती है। ठीक, चलिए जी लेते हैं फिर स्लो एंड और फास्ट। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में तीव्र गति करते हैं। इवन सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समय पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाएं। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एज फास्ट। ये जो गति हैं इनको दो वर्गों में विभाजित कीजिए, एक स्लो और दूसरा फास्ट। हाउ डिड you decide which object is moving slow and which one is moving fast? आपने ये कैसे निश्चित किया, कैसे डिसाइड किया कि कौन सी वस्तु तीव्र है और कौन सी वस्तु मंद गति से चल रही है, कौन सी तीव्र गति से है। इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन, यदि किसी सड़क पर कोई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, वी कैन ईजिली टेल विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग फास्टर देन द अदर। तो हम आसानी से यह कह सकते हैं, बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाहन अन्य वाहन की तुलना में तेज़ी से गति कर रहा है या तेज़ी से चल रहा है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड। तो चलिए फिर देखते हैं कुछ वाहनों को सड़क पे गति करते हुए। एक्टिविटी लेते हैं इसके लिए 13.1। एक्टिविटी 13.1, लुक एट फिगर 13.1।
It show the position of some vehicle moving on a road in a same direction at some instant of time. देखिए चित्र, ये जो फिगर है आप जिसको देखिए 11.1 को देखिए, एक ही टाइम में यहाँ पे ये सारे वाहन मूव कर रहे हैं। इसमें एक क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है, यानी कि एक इंस्टेंट पर ये सभी वाहन एक सड़क पर गति कर रहे हैं। अब हम अगर नेक्स्ट को देखें, यहाँ देखिए 13.1, इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति बताई गई है। देखिए पहले एक क्षण मतलब एक इंस्टेंट पे ये थी इनकी पोजीशन, रेड यहाँ था, ब्लू यहाँ था, ग्रीन यहाँ था। फिर अगले ही क्षण हमने देखा, देखिए अगले ही क्षण इनकी स्थिति ये आ गई। ठीक है, तो दोनों चित्रों का आप ऑब्जर्वेशन कीजिए और ऑब्जर्वेशन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए जी, विच व्हीकल्स इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा व्हीकल बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। विच वन ऑफ देम इज मूविंग स्लोएस्ट ऑफ ऑल, कौन सा व्हीकल इसमें से सबसे मंद गति से मूव कर रहा है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट in a given time interval can help us to decide which one is faster or slower। देखिए कौन मंद है या कौन तीव्र है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए समय अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। यानी कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है एक गिवन टाइम में, वो हमारी सहायता कर सकते हैं बताने में कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन से व्हीकल तेज़ी से मूव कर रहा है, कौन सा बहुत स्लो है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड्स एट द बस स्टैंड। ठीक है, उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। सपोज यू स्टार्ट pedaling your bicycle at the same time at the bus begins। ठीक है, मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के जो पैडल हैं पैडल मारने लगते हैं। जैसी बस चली और आपने भी अपनी साइकिल के पैडल मारने स्टार्ट कर दिए। द डिस्टेंस covered by you after 5 minutes about to be much smaller than that covered by bus। तो 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी की तुलना में बहुत कम होगी। Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? तो क्या आप तब ये कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? तब तो आप ये कह सकते हैं कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है। ठीक है, समझ गए। तो एक टाइम फिक्स किया जाता है, यानी कि 5 मिनट है या 1 मिनट है। 1 मिनट में पहले इन्होंने 1 मिनट में इन्होंने डिस्टेंस कवर की और आपने डिस्टेंस कवर की। तो जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली 1 मिनट में वो मूविंग फास्टर है, यानी कि वो तेज़ी से गति कर रहा है। और जिसने कम डिस्टेंस कवर की है 1 मिनट में वो कम गति से मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टली मूव कर रहा है, कौन स्लोअर है। We often say that faster vehicles has higher speed। We often से हम प्राय ये कह सकते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की जो चाल होती है वो अधिक होती है। In a 100 मीटर रेस it is easy to decide whose speed is highest। तो 100 मीटर दौड़ में ये निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed। जो भी धावक 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। ठीक है ना, 100 मीटर आपने बता दिया कि भाई 100 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है।
अब जो भी धावक, जो भी भागने वाला है, जो रेसर है, वो 100 मीटर की दूरी को जितना जल्दी कवर कर देगा वही फास्टर है, और जो जितना टाइम ज़्यादा लेगा वो स्लोअर है। ठीक, समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा। चलिए देखते हैं 13.2 स्पीड चाल। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप स्पीड शब्द से अच्छी तरीके से परिचित हैं। इन द एग्जाम्पल गिवन एबव, ऊपर दिए गए उदाहरण में, ए हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट, जो एक हाई स्पीड या तीव्र गति हमें ये संकेत देती है, दैट ए गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन ए शॉर्टर टाइम, एक दी गई दूरी कम समय में तय की गई है। और ए लार्ज डिस्टेंस कवर इन ए गिवन टाइम, या हम कह सकते हैं एक बड़ी दूरी गिवन समय में तय की गई है, दिए गए समय में एक अधिक दूरी तय की गई है। इससे पता चलता है कि स्पीड हाई है। टाइम दे दिए, जैसे 5 मिनट दे दिए, 5 मिनट में अधिक दूरी तय की गई तो स्पीड हाई है। ठीक है, या हमें अधिक दूरी दे दी गई और आपने उसे कम समय में तय कर दिया तो स्पीड हाई है। ठीक, द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन ए यूनिट टाइम। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि ये है कि हम इनके द्वारा तय की गई दूरी को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें, यूनिट टाइम में कन्वर्ट कर लें। Thus, if we know the distance covered by 2 bus in 1 hour, यदि हम एक घंटे में 2 बस द्वारा तय की गई दूरी को जानते हैं, we can tell which one is faster, तो हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी बस तीव्र है। We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. We call, हम कहते हैं कि एक यूनिट समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, एक यूनिट समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहा जाता है या स्पीड कहा जाता है। When we say that a car is moving with a speed 50 km/h, it implies that it will cover a distance of 50 km in 1 hour. देखिए, अगर किसी कार की आपको चाल दी गई है कि 50 km/h, तो इसका मतलब ये होता है कि वो 50 किलोमीटर एक घंटे में चलती है। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then pick up speed. So, when we say that the car has a speed of 50 km/h, देखिए ऐसा होता है कि however car seldom moves with a constant स्पीड फॉर 1 hour, ऐसा नहीं होता कि कार के 50 किलोमीटर तो ऐसा होगी 50 किलोमीटर एक आवर में कर ही रही तो एक कांस्टेंट स्पीड से ही चल रही हो। वो बीच में ऐसा भी हो सकता है स्पीड बदलती रहती है, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज स्पीड ले लेते हैं। वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की गई है एक घंटे में, उससे हम उसकी स्पीड का पता लगाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इतनी डिस्टेंस है 50 किलोमीटर की, तो कभी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा थी, फिर बीच में कम करनी पड़ी, फिर ज़्यादा हुई, फिर कम करनी पड़ी, तो हम यहाँ पे ओवरऑल ले लेते हैं कि ओवरऑल एक घंटे में आपने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, उससे हम उसकी स्पीड का अनुमान लगा लेते हैं। वी डोंट बोथर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग द आवर, तो हमें इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कार एक घंटे में एक निश्चित स्पीड से चल रही है या उसकी जो स्पीड है वो बीच बीच में बदल रही है। हम तो ओवरऑल डिस्टेंस ले लेते हैं कि हमने कहा 50 किलोमीटर आपको चलना है, तो 50 किलोमीटर आपको तय करना है एक घंटे में।
तो वो उसकी स्पीड है। तो आप बीच में चाहे कार तेज़ चल रही हो या कार मंदी चल रही हो, वो ऐसा कोई रोल नहीं है। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ कार। जो हम यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये इसकी एवरेज स्पीड होती है। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। इस बुक में हम स्पीड शब्द का इस्तेमाल एक एवरेज स्पीड के रूप में करेंगे। सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो हम कह सकते हैं स्पीड जो होगी किसी की भी, वो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल टाइम, उसको कितना टाइम लिया। यानी कि आपने कहा कि 15 या 50 किलोमीटर वो उसने डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लिया है। मान लीजिए 10 मिनट लिए हैं, या टेकन टाइम आवर्स में कर लेते हैं, एक यूनिट फिक्स कर लेते हैं, यानी कि 1 घंटा मान लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 1 घंटा हुआ है, तो इसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक। In everyday life, we seldom find objects moving with a constant speed over long distance or for long duration of time. अपने दैनिक जीवन में हम कभी कभार ही देखते हैं कि अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए। If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो उसकी गति को हम, या उसके जो मोशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। ऑन द अदर हैंड, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be uniform motion. इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट लंबे समय तक एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, तो उसकी गति को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। In this case, the average speed is the same of the actual speed. इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। ठीक। तो देखिए, अगर आप देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक कभी बढ़ रहा है, कभी घट रही है स्पीड, कभी फिर बढ़ी फिर घटी, तो इनका जो मोशन कहलाया जाता है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। और यदि एक लंबे समय तक कोई भी व्हीकल एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, यानी उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो उनकी गति को कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति, और उसको बोलते हैं असमान गति। ठीक। वी कैन डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन we can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ द मेजर डिस्टेंस। कक्षा 6 में आपने दूरी को मापना सीखा था। वट हाउ डू वी मेजर टाइम, परंतु हम समय कैसे मापते हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं कैसे समय को आप मापेंगे। ठीक, आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। यदि हम किसी गिवन ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं, तय करने में लगे समय को ले लीजिए। उसमें आपको क्या करना होगा, कितने समय में उसने डिस्टेंस कवर की है, वो अगर हमें पता है तो हम उसकी स्पीड को आसानी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम समय को कैसे मेजर करें, तो चलिए उसको पता लगा लें। तो चलिए जी फिर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का मापन। इफ़ यू डोंट हैव ए क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट इज।
यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day just looking at shadows? तो क्या आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? केवल छाया से ही पता कर लेते कि दिन में इतना समय हो गया होगा। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ ए ईयर? ठीक है, हाउ डू वी मेजर, हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम एक समय के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? जो टाइम इंटरवल है एक महीने का या एक साल का, उसको हम कैसे मापते हैं? Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. समझे? Our ancestors, हमारे पूर्वज ancestors that many events notice करते थे। हमारे पूर्वजों ने देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित समय अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। मतलब बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो एक निश्चित समय के बाद दोहराती हैं, तो उससे वो अनुमान लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दे फाउंड दैट द सन राइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन सुबह निकलता है। The time between one sunrise and the next was called a day. उन्होंने एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। Similarly, a month was measured from one new moon to the next. समझे? इसी प्रकार एक नवचंद्रमा या अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को एक माह के रूप में मापा गया। A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the earth. ठीक है, अब एक साल की बात आई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। रिवॉल्यूशन ऑफ द सन, यानी कि एक परिक्रमा पूरी करने में लगा समय एक साल कहा गया। समझे? तो हमारे पूर्वजों ने देखो किस तरीके से नोटिस किया। एक सनराइज से अगली सनराइज तक के टाइम को वन डे कहा कि एक दिन का समय है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। और एक नवचंद्रमा यानी कि एक अमावस्या से अगली अमावस्या का समय बनाया उन्होंने एक माह। अब साल का उन्होंने बताया कि जिस समय पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है तो वो जो समय होगा वो हमारा एक साल कहलाया जाएगा। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. प्राय हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतराल को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। क्लॉक्स और वॉच आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य अगर डिवाइस या युक्ति की बात करें तो घड़ियां ही हैं। हाउ यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉच मेजर टाइम? तो क्या आपको कभी ये जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे बताती हैं? तो द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रेदर कॉम्प्लेक्स। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल है। What all of them make use of some periodic motion, लेकिन सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। पीरियोडिक मोशन होता है सभी घड़ियों में।
वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आवर्ती गति का एक सबसे परिचित जो उदाहरण है वो है एक सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। ए सिंपल पेंडुलम, देखिए पेंडुलम ये होता है इस तरीके से, एक इसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं ये जो है, और ये इसका मिड पॉइंट है, इधर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये इतनी डिस्टेंस दूसरी तरफ जाता है, ये इसका मूवमेंट होता है। इस तरीके से जो मूवमेंट है इसे पेंडुलम मोशन कहते हैं, पीरियडिक मोशन है ना, पीरियडिक मोशन, पेंडुलम में पीरियडिक मोशन, यानी कि इतने समय में ये इतने यहाँ पे है इसकी स्थिति, फिर इस कुछ समय बाद इसकी स्थिति यहाँ होगी, तो ये अपनी जो स्पीड है उसको बनाए रहता है, डिफरेंट पोजीशन होती है इसकी। चलिए जी आगे। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए ग्रिड रिजिड स्टैंड बाय ए थ्रेड। देखिए एक बॉल लेंगे आप, मेटल की कोई बॉल हो सकती है या पत्थर, उसको आप एक थ्रेड धागे में बांधकर एक लटका दीजिए। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। ये मेटेलिक बॉल जो है इसको हम बॉब कहेंगे पेंडुलम की। 13.4 शो द पेंडुलम एट रेस्ट इट मीन पोजिशन। यहाँ पे ये रेस्ट में है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, जब आप इसको एक साइड में लेके छोड़ देते हैं, it begins move to and fro. The and fro motion of simple pendulum is example of periodic or oscillatory motion. ठीक है, तो ये क्या होता है, इधर उधर गति करने लगता है, यानी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सिंपल पेंडुलम का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आवर्ती गति या दोलनी गति होती है। ठीक है, जब आप इसको लेके, रेस्ट है यहाँ पे, रेस्ट से आपने एक साइड में इसको लेके रिलीज कर दिया तो ये कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से मूव करता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं दोलनी गति। ठीक है, या पीरियोडिक मोशन। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। द पेंडुलम इज सेड टू बी हैव ए कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन द बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन O एंड मूव टू A टू B एंड बैक टू O। देखिए वन ऑसिलेशन की बात करें अगर हम, एक दोलन कब कंप्लीट होगा, जब पेंडुलम यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा और फिर से यहाँ पहुँचा, तो इसका एक पेंडुलम यानी कि एक दोलन कंप्लीट हो जाता है। जहाँ से पेंडुलम स्टार्ट हुआ और वापस वहीं पे पहुँच जाता है तो तब इसका एक पेंडुलम कंप्लीट हो जाता है, यानी एक दोलन कंप्लीट हो जाता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन A टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन B एंड कम बैक टू A, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। देखिए जब पेंडुलम A यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और पहुँचता है B पोजीशन पर और वापस A पर आता है, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया गया। इसके द्वारा लिए गए टाइम को हम कहते हैं वन ऑसिलेशन, एंड द टाइम टेकन इज पीरियड, टाइम पीरियड। तो ये इसका आवर्तकाल कहलाया जाता है। एक दोलन को कंप्लीट करने में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं या टाइम पीरियड कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया या नहीं आया? देखिए जब हम पेंडुलम को एक साइड में स्लाइटली इस तरीके से पेंडुलम को हमने एक साइड मूव किया और उसको यहाँ से छोड़ दिया, तो ये इस तरीके से इधर उधर गति करने लगता है। तो इसकी ये जो इधर उधर गति है, एंड फ्रो मोशन, इसको हम बोलते हैं हम क्या, उनसी आवर्ती गति। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। अब बात आती है ये कि अब आपने दोलन, ये जो हमारा लोलक है पेंडुलम का जो बॉब है A, इसको हमने A पोजीशन से इसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये B पर पहुंचा और B के बाद में दोबारा A पर आ गया। तो इस तरीके से जहाँ से इसने स्टार्ट किया और वापस वहीं पे आ गया, तो इसने एक दोलन अपना कंप्लीट कर लिया, यानी कि वन ऑसिलेशन
कंप्लीट हो गया है, और एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगे समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसको दोलन, इसको आवर्तकाल कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।